हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आपका स्वागत है हमारे चैनल एस्पिरेंट आरआरबी जेईई सिलेक्टेड में। ये जो वीडियो है ये है हमारा 7th वीडियो रैपिड करंट अफेयर्स का। ठीक है, 7th वीडियो है रैपिड करंट अफेयर्स का। इसके अंदर हम रेलवे सेंट्रिक जो रेलवे का पैटर्न पे करंट अफेयर आता है या स्टेट एग्ज़ाम के जो पैटर्न पे करंट अफेयर आता है, सिर्फ काम का करंट अफेयर। इसमें मास क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, सिर्फ वही क्वेश्चंस रहेंगे जो लग सकते हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है। इसको आप एज अ पार्ट ऑफ रिवीजन देख सकते हैं या एज अ पार्ट ऑफ कुछ नहीं देखा हो तो आप इसको डायरेक्टली भी देख सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ ही इसमें कई स्टैटिक की चीज़ें भी दी जाएंगी जो करंट अफेयर से लिंक्ड होगी, जो आप देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इसके ऊपर हमने 30 से ज़्यादा घंटे का फ्री कंटेंट डाल रखा है, जिसमें आपको साइंस, स्टैटिक, जीके और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो साइंस के क्वेश्चन है वो डाल रखे हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल पे आपको मैथ्स की प्रैक्टिस पीडीएफ मिलती है चैप्टर वाइज। ये पीवाईक्यू रहते हैं, जिससे आप अगर जिसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 6-7 हज़ार एमसीक्यू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वही फ़ायदा मिल जाएगा कम एमसीक्यू लगा के। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी प्लेलिस्ट चल रही है जिसको आप देख सकते हैं, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अलग अलग प्रकार की वीडियोस डाल रखे हैं, वन शॉट भी हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो करंट अफेयर है कैटेगरी वाइज में डालता हूँ, तो आप इसको देखते जाइए एक एक करके। सबसे पहला वर्ल्ड प्रेस, सबसे पहले तो हमें इंडेक्स के बारे में जानना है। तो इंडेक्स के बारे में हमें क्या क्या जानना रहता है, इसको कौन रिलीज़ करता है, इंडेक्स इसको कौन रिलीज़ करता है, इंडिया की रैंक क्या है, अगर कोई स्कोर है तो उसका स्कोर क्या है इंडिया का, और टॉप पे कौन है। इतनी बातें हमको ध्यान रखनी है ना। तो अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। पहला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024, ये 2024 में आया था, अभी 2025 का न्यू नहीं आया है। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरा, इसको निकालता कौन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इसका फुल फॉर्म जो होता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, और शॉर्ट फॉर्म होता है आरएसएफ। आरएसएफ इसलिए बोला गया है क्योंकि ये शायद फ्रेंच वर्ड होता है, और फ्रेंच वर्ड को जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर बनता है। ठीक है, इसको इंडिया की रैंक याद रखनी, 162 है 2024 में। नंबर 1 पे कौन है, नॉर्वे। नॉर्वे एक ऐसा देश है जो ज़्यादातर इंडेक्स में हमेशा टॉप पे रहता है। आप प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देख लीजिए, या कोई हेल्थ वगैरह का इंडेक्स देख लीजिए, या करप्शन वगैरह का इंडेक्स देख लीजिए। नॉर्वे की जो इस टाइप के देश होते हैं ये टॉप पे हमेशा रहते हैं। इन लोगों ने अपने जो सॉफ्ट पावर है उस पर काफ़ी खर्चा किया है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2024। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स से ये पता चलता है कि किस देश की विश्व में कितनी इज्जत है, कितना पावर है। पहली बात तो याद रखना, ये निकाला किसने है, तो उसको ब्रांड फाइनेंस नाम के एक कंपनी ने निकाला है, ब्रांड फाइनेंस नाम की कंपनी। इसमें इंडिया की रैंक क्या है, 29 ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2024 में। नंबर 1 पे कौन है, यूएसए। और आप चाहें तो हायर लेवल के एग्जाम के लिए याद रख सकते हैं, नंबर 2 पे कौन है, चाइना। नंबर 2 पे कौन है, चाइना। चलिए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा है ग्लोब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये बताता है कि किस देश में कितना ज़्यादा करप्शन है। ठीक है, तो 2023 की जो रैंक है वही हमें याद करनी, क्योंकि अभी तक इसके अलावा कोई इंडेक्स नहीं आया है। इसको निकालता कौन है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम का एक संगठन है वो निकालता है। इसमें इंडिया की रैंक है 96, जो कि है बहुत बुरी। इंडिया में करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो 96 रैंक है। इंडिया का स्कोर याद रखना है, इंडिया का स्कोर कितना है, 38। ये स्कोर याद रखना है हायर लेवल ऑफ एग्जाम, यानी कि एनटीपीसी सीबीटी 2 हो गया या एलपी सीबीटी 2 हो गया। इस टाइप के जो भी सीबीटी 2 वाले एग्जाम होते हैं उसमें आ सकता है, या सीजीएल हो गया उसमें आ सकता है। एक और बात याद रखनी है, नंबर 1 पे कौन है, डेनमार्क। आपको होमवर्क में बताना है डेनमार्क का कैपिटल क्या है, डेनमार्क का कैपिटल क्या है। इसके अलावा आपको नॉर्वे का कैपिटल भी बताना है, नॉर्वे का कैपिटल भी बताना है। इसके अलावा आपको भूटान का कैपिटल बताना है, भूटान का कैपिटल बताना है। और भूटान को और किस नाम से जाना जाता है, भूटान को और किस नाम से जाना जाता है। ये वाला क्वेश्चन जो है अभी एनटीपीसी के सीबीटी 2 में आया है कि भूटान का एक और नाम क्या है। ठीक है, हिंदी में भी दे रखा है, इसको आप देख सकते हैं। चलिए अगले जो करंट अफेयर है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आते हैं हमारे कल्चर से रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है वो क्या है, तो एक सेशन हुआ है, 32वां सेशन हुआ है, 32nd सेशन हुआ है किसका, इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस। पहली बात तो इसका सेशन याद रखना है, 32वां सेशन है इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस का।
डेट याद नहीं रखनी है हमको, डेट याद नहीं रखनी है, डेट याद नहीं रखनी है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, इसको किसने करवाया है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा ने करवाया है। कौन सा, 32वां सेशन ऑफ इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा ने करवाया है, ये याद नहीं रखना है। ये किसके अंदर आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, इसकी थीम याद रखनी है, क्या है, रेंडरिंग ऑफ इंडियन एपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर। हिंदी में बोले तो क्या, कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। मतलब भारतीय महाकाव्य क्या क्या है, तो जैसे हमारे रामायण हो गए, रामायण, या महाभारत हो गए, महाभारत हो गए, तो इनसे भारत के कल्चर पे क्या प्रभाव पड़ा उसको समझने के लिए ये किया गया है। तो थीम भी इसी के ऊपर बेस्ड है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये हमारे मंत्री हैं। आपको बताना है होमवर्क के अंदर ये कौन से मंत्री है, इनकी मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री मतलब इनका डिपार्टमेंट क्या है, जितेंद्र सिंह का। पहली बात तो ये बतानी है आपको। दूसरा, जितेंद्र सिंह ने क्या किया है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम। इन्होंने एक फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है। ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का मतलब क्या होता है, एक खुला वातावरण रहता है, उधर एक म्यूजियम बना दिया जाता है जहाँ पे कोई भी आ जा सकता है। यहाँ पे दीवार के ऊपर अलग अलग प्रकार के आर्ट वगैरह यानी हमारी जो कलाकृति वगैरह वो दर्ज रहती है। कहाँ पे किया है, तो मौसम भवन। देखो नाम से लग रहा है मौसम भवन, तो मौसम भवन क्या है, तो मौसम विभाग जो होता है, मौसम विभाग क्या है, जो हमारा कि भारत में बारिश होगी या ठंड पड़ेगी या गर्मी पड़ेगी, उस कौन बताता है, मौसम भवन। मौसम भवन कहाँ पर है, वो हमको वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। इस उद्घाटन को क्यों किया गया है, क्योंकि 150 साल हो गए हैं किस चीज़ के, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD, भारतीय मौसम विभाग के 150 साल पूरे हो गए इसके लिए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और बात, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आपको ये बताना है होमवर्क में। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। एक सम्मान होता है जिसको बोलते हैं कालिदास सम्मान। पहले तो आपको होमवर्क में ये बताना है, कालिदास सम्मान, कालिदास सम्मान या कालिदास अवार्ड, या कालिदास अवार्ड, कालिदास अवार्ड कौन सा स्टेट देता है, कौन सा राज्य कालिदास सम्मान देता है और क्यों दिया जाता है, ये क्यों, ये आपको कमेंट में लिखना है और होमवर्क में भी लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है कि 66वां ऑल इंडिया कालिदास फेस्टिवल हुआ है। ऑल इंडिया कालिदास फेस्टिवल का 66वां एडिशन, 66th एडिशन हुआ है। कहाँ पे हुआ है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। पहली बात तो याद रखनी है। दूसरी बात आपको होमवर्क में बताना है, उज्जैन का एंशिएंट हिस्ट्री में नाम क्या था। इतिहास में उज्जैन को हम किस नाम से जानते थे, एंशिएंट हिस्ट्री में उज्जैन को किस नाम से जानते थे, है ना, ये बताना आपको। इसको इनॉग्रेट किसने किया, तो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट यानी पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। ठीक है, चलिए अब हम कालिदास से जुड़े हुए कुछ फैक्ट समझते हैं। ये स्टैटिक का पॉइंट है जिससे एक क्वेश्चन तो कंफर्म आता है। ये स्टैटिक जीके से जुड़े हुए पॉइंट है। पहली बात तो हमको ये याद रखनी है कि कालिदास जो थे ये एक कवि थे, पोएट थे। ये किसके दरबार में कवि थे, तो चंद्रगुप्त टू नाम के एक राजा हुए थे जिनको हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये बनता है, विक्रमादित्य किस राजा की उपाधि थी, तो बताना है हमको चंद्रगुप्त टू की उपाधि थी। उनके दरबार में जो पोएट थे या कवि थे वो कालिदास थे। एक और बात हमको ये याद रखनी, चंद्रगुप्त दो जो थे उनके दरबार में 9 जेम्स यानी नवरत्न होते थे। 9 अलग अलग प्रकार के लोग होते थे जो क्या करते थे, अलग अलग कलाओं में माहिर थे, उनको अलग अलग चीज़ें आती थी। कोई विज्ञान जानता था, कोई मेडिकल साइंस जानता था, कोई एस्ट्रोनॉमी जानता था। तो होमवर्क में आपको ये बताना है, चंद्रगुप्त टू के जो नवरत्न थे वो कौन कौन थे और उनका काम क्या था, उनके नवरत्न कौन थे और उनका काम क्या क्या था। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। एक और बात याद रखनी है, कालिदास को प्रिंस ऑफ इंडियन पोएट्स यानी कालिदास को भारतीय कवियों का राजकुमार कहा जाता था। इसके अलावा इनको इंडियन शेक्सपियर कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था, भारतीय शेक्सपियर। शेक्सपियर कौन थे, तो ये इंग्लिश के, अंग्रेजी के बहुत ही महान कवि हुए थे, तो इनको इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है।
अगली बात हमको ये याद रखनी है, कालिदास संस्कृत में प्ले लिखते थे। प्ले मतलब नाटक लिखते थे कालिदास। उनके नाटकों का नाम पूछा जाता है पेपर में। तो विक्रमोवासियम, विक्रमोवासियम किसका संस्कृत नाटक था? कालिदास का था। मालविका अग्निमित्रम किसका संस्कृत नाटक था? कालिदास का था। अभिज्ञान शकुंतलम किसका संस्कृत नाटक था? कालिदास का संस्कृत नाटक था। विक्रमोवर्षियम, मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा, ये बता दिया। कालिदास ने इसके अलावा एक और रचना की थी जिसको कहा जाता है मेघदूत। कालिदास ने मेघदूत नाम के एक लिटरेचर की रचना की। लिटरेचर का मतलब उन्होंने मेघदूत नाम से लिखा था, ठीक है। एक और बात, कालिदास ने एक और लिटरेचर लिखा था जिसका नाम था रघुवंश। इंग्लिश में आप रघुवंशा पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदी में इसको रघुवंश कहेंगे। तो पहली बात याद रखनी, रघुवंश किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। और केरल राज्य का जो उल्लेख है, हमारा जो केरल राज्य है, पूछा जाता है कि किस टेक्स्ट के अंदर किस चीज़ की स्पेशलिटी, किस चीज़ के बारे में लिखा गया है। तो केरल राज्य के बारे में कौन से टेक्स्ट में लिखा गया है? तो हमें बताना है केरल राज्य के बारे में रघुवंशा में लिखा है। रघुवंशा किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। इतनी बातें हमको ध्यान रखनी है। आपके लिए होमवर्क में एक क्वेश्चन है, मृच्छकटिका। मृच्छकटिका यह एक किताब थी। मृच्छकटिका का मीनिंग क्या है? पहली बात तो ये बतानी, मृच्छकटिका का मीनिंग क्या है और मृच्छकटिका किसने लिखी, इसका राइटर कौन था मृच्छकटिका का, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको ध्यान एक और होमवर्क में दे रहा हूँ, गीत गोविंद। गीत गोविंद ये किसने लिखा था, ये भी आपको होमवर्क में बताना है। ये 2 क्वेश्चन है आपको होमवर्क में लिखने हैं, ये स्टैटिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, ठीक। पहली बात तो आपको ये बताना है उत्तराखंड का गवर्नर कौन है। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? अभी मतलब अक्टूबर 2025 में उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, यानी राज्यपाल कौन है, ये होमवर्क है आपका। चलिए पॉइंट पे चलते हैं हमारे। उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने 13 दिन का एक फेस्टिवल है जिसको बोलते हैं जोलजीबी ट्रेड फेयर। हिंदी में बोला जाए तो क्या है? जोलजीबी व्यापार मेले का उद्घाटन किया। जोलजीबी व्यापार मेला किससे जुड़ा हुआ है? तो ये भारत और नेपाल से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? भारत और नेपाल से जुड़ा हुआ ये एक प्रकार का मेला है। यह कल्चरल यूनिटी विद नेपाल बताता है। देखो, नेपाल और भारत का कल्चर एक जैसा है, वहाँ के लोग हमारे जैसे हैं, हमारे जैसे त्यौहार मनाते हैं। तो इन दोनों की एकता को सेलिब्रेट करने के लिए जोलजीबी व्यापार मेले का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया है, ठीक है। चाहे तो याद रख सकते 13 दिन का है, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला, एक प्री हिस्टोरिक रॉक कट फुटप्रिंट एंड ह्यूमन फिगर मिला है। रॉक कट फुटप्रिंट का मतलब, मान लीजिए कहीं एक सीमेंट, मान लीजिए सीमेंट की एक फ्लोर है, इस पर कोई जाके चल गया तो उसके पैरों के निशान दिखेंगे, ऐसे ऐसे पैरों के निशान दिखेंगे। अब क्या होता है कि किसी मिट्टी पे कोई इंसान चला होगा और हजारों साल तक वो मिट्टी दबी की दबी रह गई, तो वो अंदर रह जाती है, उसको बोलते हैं फॉसिल। क्या कहते हैं? फॉसिल, यानी जीवाश्म। तो क्या होता है, ऐसे इंसानों के फुटप्रिंट और ह्यूमन फिगर मतलब मानव की आकृति जैसा कुछ मिला है। कहाँ पे मिला है? तो कनिरापोइल। कनिरापोइल कहाँ पर है? तो ये केरल के कासरगोड में है। केरल के कासरगोड के कनिरापोइल में प्राग ऐतिहासिक मतलब बहुत पुराना चट्टान कट पद्य चिन्ह, मतलब चट्टान के द्वारा कटे हुए पद्य चिन्ह और मानव आकृति मिली है। हमको सिर्फ याद रखना, केरल के कासरगोड में हमको ये देखने को मिले हैं। चलिए अब एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ पॉइंट। एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ पॉइंट हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इडुक्की सेंचुरी है। इडुक्की सेंचुरी क्या? इडुक्की अभयारण्य। पहली बात तो हमको ये याद रखनी, इडुक्की अभयारण्य कहाँ पे है? तो इडुक्की अभयारण्य कहाँ पे है? केरला में है। इडुक्की अभयारण्य कहाँ पे? केरला में है। आपके लिए सवाल है, केरला में कौन कौन से ब्लू फ्लैग बीच है? ब्लू फ्लैग बीच। देखो, ब्लू फ्लैग बीच क्या होते हैं? ये ऐसे बीच होते हैं जो पर्यावरण के रूप से बहुत ही अच्छे होते हैं, इनको सर्टिफिकेट मिलता है ब्लू फ्लैग बीच का। तो मैंने पूछा है केरल में कौन कौन से ब्लू फ्लैग बीच हैं। इसके अलावा केरल जो है वो कौन से मसाले, विच स्पाइस का टॉप प्रोड्यूसर है? विच स्पाइस टॉप प्रोड्यूसर केरल जो है एक मसाला उगाता है जिसके कारण उसको मसालों का राजा भी बोला जाता है केरल को।
तो कौन सा मसाला है वो? ये इसी मसाले के कारण हमारे देश पे अंग्रेजों ने आक्रमण किया था, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि एक इडुक्की सेंचुरी है, इडुक्की अभयारण्य। अभयारण्य क्या होता है? यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जानवर मिलते हैं। यहाँ पे इंडिया में पहली बार एक मकड़ी की स्पीशीज मिली है, मकड़ी की जाति मिली है, जिसको बोलते हैं अरेनियस अरेनियस नॉक्स। अब अरेनियस नॉक्स याद रख सकते हैं, ये मकड़ी की एक जाति है जो भारत में मिली है पहली बार। कहाँ पे मिली है? केरल के इडुक्की सेंचुरी में। कहाँ पे मकड़ी की प्रजाति मिली है? एरेनियस नॉक्स। ये भारत में पहली बार मिली केरल के इडुक्की अभयारण्य में। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, पहली बात तो यह ध्यान रखनी है कहाँ पर है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। यह क्या बन गया है? तो यह वर्ल्ड का और इंडिया का थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी वाला नेशनल पार्क बन गया है। मतलब यहाँ पे वर्ल्ड में और भारत में तीसरे नंबर के सबसे ज़्यादा टाइगर मिलते हैं। कौन मिलते हैं? टाइगर मिलते हैं। पहली बात तो आपको बतानी है टाइगर का टाइगर का बायोलॉजिकल नेम क्या है? टाइगर का बायोलॉजिकल नेम क्या है? देखो, हर जानवर का एक बायोलॉजिकल नेम होता है। जैसे इंसान जो होते हैं, इंसान का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? होमोसेपियंस। ये याद रखना, इंसान का बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजी में इंसान को होमोसेपियंस कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात, ये नामकरण जो दे रखा है होमोसेपियंस ये वो, इसमें जो पहला व्यक्ति रहता है और दूसरा व्यक्ति रहता है, पहला व्यक्ति जो रहेगा वो रहता है जीनस, GENUS जीनस, और दूसरा रहता है स्पीशीज। ये याद रखना है, पहला नाम रहेगा जीनस, दूसरा नाम रहेगा स्पीशीज। ये भी ध्यान रखना है। एक और बात याद रखनी है, ये बायोलॉजिकल नेम जो देने का तरीका है, ये इसका आविष्कार किसने किया था? कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे, इन्होंने यह नामकरण देने का विचार रखा था। एक और बात ध्यान रखनी है कि जो थर्ड लार्जेस्ट टाइगर डेंसिटी है, ये तो बता दिया काजीरंगा नेशनल पार्क में। नंबर 1 पे कौन सा है? तो नंबर 1 पे बांदीपुर टाइगर रिजर्व के अंदर है सबसे ज़्यादा टाइगर, ये भी भारत में है। नंबर 2 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ पे दूसरे नंबर के सबसे ज़्यादा टाइगर है, ये भी भारत में। आपको बताना है ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये किस राज्य में? ये भी आपको बताना है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। तमिलनाडु राज्य ने क्या किया है? ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी बनाई है। एक ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी, फ्लेमिंगो एक प्रकार की चिड़िया होती है, एक प्रकार का बर्ड होता है। इसकी सेंचुरी यानी अभयारण्य बनाया है कहाँ पर? तमिलनाडु के धनुषकोडी में। धनुषकोडी नाम सुना होगा आपने। धनुषकोडी वो है जहाँ से हमारा क्या चालू होता है? राम सेतु चालू होता है। क्या चालू होता है? राम सेतु चालू होता है। तो धनुषकोडी नाम की जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पर ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी बनाने का विचार किया है किसने? तमिलनाडु सरकार ने। अगला पॉइंट, यूनियन मिनिस्टर यानी केंद्रीय मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह। इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने बोला है, कहाँ पे बोला है? तो हमें बोला कहाँ पर है वो याद रखना है। एक नेशनल वर्कशॉप हुई है, किसके लिए हुई है? इंडिया का नेशनल एडेप्टेशन प्लान। इंडिया ने एक नेशनल अडेप्टेशन प्लान लेके आई है। इंडिया एक प्लान लेके आया है किसके लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए। तो हमें क्या याद रखना है? भारत एक नेशनल अडेप्टेशन प्लान यानी NAP लेके आया है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। उसका एक नेशनल वर्कशॉप हुआ है और वहाँ पे उधर किसने बोला है? कीर्तिवर्धन सिंह ने बोला है, ये मंत्री जी हैं। हमें मेन बात क्या याद रखनी? हमें मेन बात ये याद रखनी है कि नेशनल अडेप्टेशन प्लान में इंडिया 3 प्रकार के 3 चरणों के हिसाब से चल रहा है। भारत त्रिस्तरीय NAP प्राथमिकता है भारत की। ये त्रिस्तरीय क्या है? पहला, स्ट्रेंथनिंग नॉलेज सिस्टम यानी ज्ञान प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना, जो हमारे पास ज्ञान है उसको सुदृढ़ बनाना है। अगला क्या है? रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू क्लाइमेट रिस्क। अगला क्या है? जलवायु जोखिमों को कम करना। जलवायु जोखिम का मतलब कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ गया, इससे देश को नुकसान होता है, तो ये ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, उसके लिए भारत काम करना चाहता है। तीसरा, एनहेंसिंग एडेप्टिव कैपेसिटी यानी अनुकूलन क्षमताओं को बढ़ाना। एडेप्टिव का मतलब क्या होता है? अगर मान लो परिस्थिति नहीं बदल पा रही तो हम अपने आप को बदल लें जिससे हम परिस्थितियों से निपट सके। आई बात समझ में? तो ये 3 चरण बताए गए हैं किसके? नेशनल एडेप्टेशन प्लान के। ये मान के चलिए आप ग्रुप डी, इसके अलावा NTPC
और जेई एग्जाम में से स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकता है। स्टेटमेंट हमेशा पूछी जाती है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है। इसके अलावा एक होमवर्क है, NDRF, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, NDRF का हेड कौन है? हेड बोल लीजिए या DG बोल दीजिए, कौन है? और NDRF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये बताना आपको। NDRF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जब भी भारत में कुछ भी प्राकृतिक आपदा आती है तो NDRF वाले जो होते हैं अपने ऑरेंज या पीले कपड़े पहन के आते हैं और सबको बचाते हैं। तो इनका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हर जगह केदारनाथ देख लीजिए या कहीं बाढ़ आई है, वहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो इनके बारे में भी जानना आवश्यक है। चलिए, अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ। एक पॉलिसी लाई गई है जिसको बोलते हैं ध्रुव पॉलिसी। क्या बोलते हैं? ध्रुव पॉलिसी। हिंदी में भी ध्रुव नीति बोलेंगे, इंग्लिश में भी ध्रुव पॉलिसी बोलेंगे। अपने को हिंदी में इसका फुल फॉर्म याद नहीं रखना है, हिंदी में इसका फुल फॉर्म याद नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि इसका फुल फॉर्म जो है वो इंग्लिश में ही है। तो ध्रुव का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये याद रखनी, आने वाले पेपर में आ सकता है। डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ध्रुव का मतलब होता है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। जैसे हमारा एड्रेस होता है, मान लीजिए किसी का एड्रेस है 82, 83, 84, 85 ABC कॉलोनी, है ना, दिल्ली। समझ में आया? अब क्या है, ABC कॉलोनी दिल्ली है तो हमने बताया। अब किसी को यहाँ पहुँचना है तो वो ढूंढते रह जाएगा कि इसका घर यहाँ पर है कि वहाँ पर है। तो भारत सरकार एक इनिशिएटिव लाई है, ध्रुव पॉलिसी, जिसमें हर एक के घर का एक एड्रेस बताया जाएगा। किसके द्वारा बताया जाएगा? डिजिटल पिन के द्वारा। अब डिजिटल पिन क्या है? तो पहली बात ये याद रखनी है, ये 10 अंकों का एक कैरेक्टर का एक कोड रहेगा, जो किस पे बेस्ड होगा? लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे। अब लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? तो इसको बोलते हैं अक्षांश और देशांतर। जब ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है हमको, ठीक है, तो जो ऐसी लाइनें होती हैं उनको बोलते हैं लेटीट्यूड, ऐसी लाइनें होती हैं उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जहाँ मिलती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ मिलते हैं, तो हम किसी भी पॉइंट का लोकेशन बता सकते हैं। गूगल मैप वगैरह में देखा होगा। तो डिजिटल पिन के द्वारा 10 अंकों का कैरेक्टर जनरेट होगा जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे बेस्ड है, और इससे सबको क्या प्रोवाइड किया जाएगा? एक डिजिटल एड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा, डिजिटल पता प्रोवाइड किया जाएगा डिजी पिन की सहायता से। इससे लोगों को अपना एड्रेस बताने में सहूलियत मिलेगी और एक्यूरेसी से सामान पहुंच सकेगा, लोग पहुंच सकेंगे, सरकारी सेवाएं पहुंच सकेंगी। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेशनल S&T सर्वे। S&T सर्वे क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर्वे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर्वे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर्वे किसने आयोजित किया है? तो इसको आयोजित किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किया है। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण 2025, इसको किसने किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किया है। ठीक है, इतने पॉइंट हमको करंट अफेयर के इस वीडियो में कवर करने थे। इसके अलावा बीच में जो होमवर्क दिए वो कवर करने, और मैं कुछ होमवर्क बताना चाह रहा हूँ जिसको आप नोट कर लीजिएगा। होमवर्क है, होमवर्क है पहला, मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा, एक अयस्क होता है जिसको बोलते हैं गैलीना। गैलीना एक और है या अयस्क है? गैलीना और है या अयस्क? अयस्क है। ये किसका और या अयस्क है? गैलीना। इसके अलावा आपको बताना है, अब कुछ जीके से जुड़े हुए क्वेश्चन ले लेते हैं। जीके से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये है, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? न्यूएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? ठीक है, भारत में अब कितने राज्य, भारत में अब कितने स्टेट्स हैं? अब कितने स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरी? जो बचपन से पढ़ते आ रहे थे वो 2019 में अब चेंज हो गया है, तो हमें ये भी बताना है कि कितने राज्य और यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट नेशनल पार्क
ऑफ इंडिया कौन सा है और वो किस राज्य में है या किस केंद्र शासित प्रदेश या किस यूनियन टेरिटरी में है। इसके अलावा आपको बताना है दो एग्जाम्पल। क्या बताने? दो एग्जाम्पल फसलों के। कौन सी फसलों के? रबी फसल, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप, खरीफ फसल, और जैद क्रॉप यानी जैद फसल। ठीक है, इतनी हमको क्वेश्चन होमवर्क में डन करने हैं, कॉपी में लिखने हैं और कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो डले हैं ये फ्री कंटेंट है। फ्री कंटेंट है और एकदम प्रीमियम कंटेंट है। आप देखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। कम से कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप कवर कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें कवर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको डाउट के सोल्यूशन मिल जाएंगे, मैथ्स की पीडीएफ मिल जाएगी जिसको आप कम समय में सॉल्व करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स निकाल सकते हैं। इसके अलावा साइंस के पीडीएफ मिलेंगे और बाकी जो भी हम लोग कंटेंट डालते हैं वो भी उस चैनल पे मिल जाएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।